नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। पीपल लीग घपले में आरोपी हाकम की संपत्ति होगी कुर्क। सैनिकों को रोजगार पंजीकरण ऑनलाइन होगा। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर लापरवाह अफसरों को चेतावनी। हल्द्वानी सफाई कर्मियों से वार्ता बेनतीजा, शहर कूड़े से पटा। लाल कुआं में 1.5 लाख लीटर दुग्ध क्षमता का संयंत्र लगेगा। कोरोना से नहीं उभरे स्कूलों के बच्चे, काउंसलर रख रहे हैं नजर। जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे अधिकारी, धामी। उत्तरायणी मेले की तैयारी को मंथन। काठ गोदाम खेड़ाखान मार्ग बीआरओ की मदद से खोला जाएगा। विज्ञान महोत्सव टीम प्रोजेक्ट में यशनगर और नैनीताल अव्वल। मुंशियारी सड़क निर्माण आखिरी चरण में 6 दिन की जगह 3 घंटे में मिलम पहुंचेंगे लोग। विधायक प्रतिनिधि और भाजपा नेता से मारपीट में 10 पर मुकदमा। बागेश्वर डिपो की बस का 24 किलोमीटर पर ईंधन खत्म। वाहनों की फिटनेस को लेकर आदेश पर रोक। यूकेएसएससी पेपर लीक घपले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह की नकल के धंधे से कमाई गई 6 करोड़ की संपत्ति जल्द कुर्क की जाएगी। एसटीएफ ने हाकम की संपत्ति का आकलन कर लिया है। विस्तृत रिपोर्ट डीएम देहरादून को भेज दी गई। हाकम सिंह के देहरादून उत्तरकाशी में कई फ्लैट, मकान, बाग और कई गाड़ियां हैं। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा में धांधली में गिरफ्तार आरोपी हाकम की परीक्षा भर्ती घपले के अवैध धन से खरीदी की चल अचल संपत्ति का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया। हाकम ने भर्ती घपले में लगभग 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति, गाड़ियां अर्जित की हैं। हाकम की संपत्ति को कुर्क या जब्त किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की ओर से विस्तृत रिपोर्ट डीएम देहरादून को भेजी गई है। एसटीएफ एसएसपी सुभाष अग्रवाल ने बताया कि भर्ती घपले के आरोपी सादिक मूसा, सदस्य राजेश चौहान, राजेश्वर राव, विपिन बिहारी, जयजीत दास आदि की संपत्ति का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसके लिए यूपी में एसटीएफ की टीमें भेजी गई हैं। देहरादून राज्य के पूर्व सैनिक और शहीद आश्रितों को बुनियादी सुविधाओं के लिए दफ्तरों का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार पंजीकरण समेत 4 प्रमुख सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। निर्देशक सैनिक कल्याण पुनर्वास ब्रिगेडियर अमृत लाल के अनुसार पूर्व सैनिकों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। रोजगार रजिस्ट्रेशन, उनके नवीनीकरण के साथ ही शैक्षिक योग्यता को ऑनलाइन संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी। निर्देशक के अनुसार पूर्व सैनिक आई कार्ड के लिए पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं द्वारा आवेदन किया जा सकता है। पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं को ऑनलाइन अस्थायी कार्ड आई कार्ड जारी किया जाएगा। पूर्व सैनिक इस अस्थायी आई कार्ड के आधार पर जिला सैनिक कल्याण परिषद से 1 हफ्ते में केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए आई कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। रामनगर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से 30 सितंबर को आयोजित यूटीईटी प्रथम और द्वितीय का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षा फल परिषद की वेबसाइट www.ubsc.uk.gov.in के डिपार्टमेंटल एग्जाम यूटीईटी www.ututet.com पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी वेबसाइट से परीक्षा फल डाउनलोड कर सकते हैं। देहरादून सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अफसरों को कार्यप्रणाली सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अफसरों की कार्य प्रणाली में सुधार और तेजी लाने का साफ संदेश दिया है। जिन विभागों में अफसरों की ढुलमुल कार्य प्रणाली के आधार पर सीएम और सीएस ने ये चिंता जाहिर की, उनमें से शिक्षा विभाग भी प्रमुखता में शामिल है। सीएम हेल्पलाइन समेत 3 पोर्टलों पर लंबित शिकायतों के अंबार को देखते हुए लापरवाह अफसरों को शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। शिकायत के निस्तारण के साथ ही संबंधित शिकायतकर्ता को फोन कर बात की जाएगी। उसके संतुष्ट होने पर ही शिकायत को निस्तारण माना जाएगा। सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने अधिकारी को हिदायत दी है कि हर अधिकारी को अपने तय सीमा के भीतर शिकायत निस्तारण करना है। यदि कोई अधिकारी बिना शिकायत का समाधान किए ही इसे आगे बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रही। सफाई कर्मियों ने मानदेय न बढ़ाने तक काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। शनिवार को सफाई कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन से कहा कि प्रदेश के सभी निकायों में अस्थायी कर्मियों को 500 रुपये के दैनिक मानदेय दिया जा रहा है,
सिर्फ हल्द्वानी नगर निगम में ही अस्थायी कर्मियों को बड़ा हुआ मानदेय नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी नेता राहत मसीह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर मानदेय में इजाफा किया गया है और हल्द्वानी में इसके निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। वार्ता के दौरान निगम अधिकारियों ने बड़ा हुआ मानदेय देने पर वित्तीय लाचारी को प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा। ऐसे में कर्मियों ने कहा कि जब निगम के पास समाधान ही नहीं तो ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि निगम प्रशासन मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, ऐसे में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। साथ ही निगम परिसर में कर्मचारियों का धरना जारी रहा। उधर निगम प्रशासन ने किराए पर जेसीबी लेकर 9 सेकेंडरी स्टोरों से कूड़ा उठाया। वहीं निगम के अधिकारियों ने रविवार को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू करवाने की कोशिश करने की बात करी है, जिससे राहत मिले। वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के चलते स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम ने 2 नई पार्किंगों का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना के तहत टनकपुर रोड और यातायात नगर में बहुमंजिला पार्किंग बनाने की योजना है। निगम ने इससे लेकर प्रस्ताव अनुमानित लागत के साथ शासन को भेज दिया है। टनकपुर रोड स्थित नगर निगम के एबीसी सेंटर परिसर में मल्टी स्टोरी पार्किंग टावर बनाया जाएगा। साथ ही रामपुर रोड स्थित यातायात नगर में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ही पार्किंग बनाने की योजना है। नगर अधिकारियों के अनुसार इस पार्किंग को भविष्य में वाहनों के दबाव को देखते हुए तैयार कराया जाएगा। दोनों योजनाओं के लिए करीब 29 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, जिनमें टनकपुर रोड पार्किंग स्थल के 4 करोड़ और यातायात नगर में 25 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक पंचम वित्त आयोग के तहत नगर निगम को विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि में शामिल 4 पार्कों में से इन 2 पार्कों को शामिल किया गया है। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं के डेयरी प्लांट संयंत्र का आधुनिकीकरण करते हुए 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन हैंडलिंग क्षमता के नए संयंत्र की स्थापना के लिए 61 करोड़ 76 लाख रुपए सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर अंजलि मौर्य की ओर से पत्र भेजा गया, जिसमें दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की मुख्य दुग्धशाला का आधुनिकीकरण कर इसकी क्षमता 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन करने को 61 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नए संयंत्र की स्थापना से दुग्ध संघ आगामी 50 वर्षों तक हाईटेक रहेगा। दुग्ध संघ अध्यक्ष ने कहा कि इस प्लांट के निर्माण के बाद संघ दूध से बनने वाले अन्य कई पदार्थों का निर्माण भी करा सकेगा। उन्होंने दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। कोरोना काल से उबरने के बाद तमाम तरह की गतिविधियां फिर से पटरी पर आई हैं। स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, मगर बच्चे शायद अब भी कोरोना जैसे भयानक महामारी से दिमागी तौर पर तैयार नहीं उबर पाए। कक्षा में देर तक ना बैठ पाना, किताब पढ़ने में दिक्कत होना, दोस्तों से अलग होकर बैठना, टीचर के डांटने में चिड़चिड़ापन या गुस्सा करने जैसे लक्षण अब स्कूलों के लिए सरदर्द बन गए। हालात यह कि हल्द्वानी के अधिकांश प्राइवेट स्कूल को अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की काउंसलिंग तक करनी पड़ रही है। इसके लिए बाकायदा 2 काउंसलर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के जरिए बच्चों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण 2020 और 2021 में स्कूल अधिकतर बंद ही रखे। घर में बैठे बच्चों ने कुछ समय तक परिवार के साथ घर में ही वक्त बिताए। बाद में मोबाइल टीवी को बच्चों ने मनोरंजन का साधन बना लिया। स्कूलों को जबरन ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ानी पड़ी। प्राइवेट स्कूल संचालकों की माने तो जब स्कूल खोलने की अनुमति मिली उस समय बच्चों में कई तरह के मानसिक और शारीरिक विकार देखने को मिले। उस समय बाहरी मनोचिकित्सकों काउंसलर की सलाह ली गया कि खेलकूद गतिविधियां शुरू होने और दोस्तों के साथ वक्त बिताने से बच्चों की मानसिक स्थिति काफी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना के बराबर ही देखने को मिला है। हल्द्वानी कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने आमजन की आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए अफसरों से लीक से हटकर अभिनव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने जिले में शिक्षा विभाग में नियम विरुद्ध तबादलों को तत्काल निरस्त करने की बात कही। शनिवार को सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अफसरों को स्थानीय जनता की मांग व आवश्यकता के मुताबिक किए जा रहे कार्यों को तेजी के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी जिले के प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा है। सीएमओ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिमाह मरीजों का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा है कि विकास कार्यों की जानकारी दी जाए। बताया कि खटीमा में क्रोकोडाइल इको पार्क, अल्मोड़ा के इंक्यूबेशन सेंटर में कैमोमाइल टी का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में वन विभाग के सक्षम अधिकारी के न पहुंचने पर कमिश्नर ने डीएम को प्रभागी वनाधिकारी नैनीताल का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी आशा वर्करों के गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में ले जाने के मामले में महिला अस्पतालों की सीएमएस डॉक्टर उषा जंगपांग की कमिश्नर कैंप कार्यालय में तलब किया। कमिश्नर दीपक रावत ने डॉक्टर जंगपांग की प्रतिदिन आशा वर्कर की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर को लेकर भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कैंप कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में कमिश्नर ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कई समस्याओं को मौके पर निस्तारण करा दिया। वहीं बनभुलपुरा के लोगों ने इस क्षेत्र की सड़कों पर हो रहे गड्ढों से हो रही सड़क दुर्घटना का मामला उठाया, जिस पर मंडलायुक्त ने नव निर्माण के चीफ इंजीनियर को जांच कर सड़क का एस्टीमेट बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। एमबी डिग्री कॉलेज की छात्रा पूर्णिमा ने बीए द्वितीय सेमेस्टर कॉलेज की पूरी परीक्षा में उपस्थिति रहने के बावजूद मार्कशीट में अनुपस्थिति दिखाने की शिकायत की। मंडलायुक्त ने एमबीबीजी के प्रदर्शन डॉक्टर एनएस बनकोटी को 15 दिनों के भीतर जांच कर आख्या देने के निर्देश दिए हैं। उत्तरायणी मेले का आयोजन भव्य तरीके से करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शनिवार को इसके लिए पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर के एक आम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 1 दिसंबर को स्वयं सहायता समूह और 2 दिसंबर को बाकी दुकानदारों को मेले के रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि मंच का मुख्य उद्देश्य कुमाऊनी संगीत संस्कृति को जीवित रखना तथा उत्थान और विकास के लिए निरंतर कार्य करना है। इसी उद्देश्य से पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच का गठन किया गया है। सभी वक्ताओं ने इस बार मेले को बेहद आकर्षक बनाने की बात कही गई है। साथ ही मेले में निकाली जाने वाली रैली की रूपरेखा भी तय की गई है। बैठक में इसके साथ ही पंच के द्वारा पूरे वर्ष किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रस्ताव भी रखे गए हैं। बैठक में संरक्षक मुकेश जोशी, उपाध्यक्ष गोपाल बिष्ट, महासचिव मुकेश चंद्र शर्मा, सचिव देवेंद्र तोलिया, एनबी गुणवंत, एलडी पांडे, शोभा पुष्पा, त्रिलोक, ललित बिष्ट, चंद्रशेखर आदि मौजूद रहे। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के निर्देश पर शनिवार को डीएम धीरज खरबियाल ने बीआरओ और लोक निर्माण के अधिकारियों संग हड़ाखान मार्ग का निरीक्षण किया। मार्ग को देखकर अधिकारियों विशेषज्ञों ने मंथन किया। बीआरओ के मुख्य अभियंता बिमल गोस्वामी ने भूस्खलन वाले स्थान से मलबा हटाए जाने पर सुझाव दिया। इसके बाद डोजर मशीन से पहाड़ी का भूस्खलन वाला हिस्सा काटने वाली बात कही। बीआरओ की ओर से किए गए सुझाव पर डीएम खरबियाल ने जल्द विशेषज्ञों की देखरेख में स्लाइडिंग वाली जगहों पर कटान कार्य शुरू कराने की बात कही गई है। वहीं बीआरओ मुख्य अभियंता ने काम में मदद के लिए तकनीकी विशेषज्ञ का भरोसा दिया है। बीआरओ विशेषज्ञ की देखरेख में काम किया जाएगा। उधर डीएम ने कहा कि जल्द बीआरओ की मदद से जल्द भूस्खलन वाली जगहों में कटान का कार्य शुरू किया जाएगा। जबकि लोक निर्माण की टीम जमरानी से सौंथिल तक 4 किलोमीटर तक की वैकल्पिक रोड तैयार करने में जुटी हुई है। यहाँ सीडीओ डॉक्टर संदीप तिवारी, बीआरओ के निदेशक अरुण कुमार, मुख्य अभियंता लोक निर्माण दीपक कुमार आदि मौजूद रहे। पौड़ी गढ़वाल उत्तरकाशी जिले की टीम का विज्ञान ड्रामा राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के लिए चयनित हुआ है। हल्द्वानी में आयोजित 4 दिवसीय राज्य विज्ञान महोत्सव में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी, जूनियर और सीनियर वर्ग, विज्ञान ड्रामा और विज्ञान मेले के परिणाम घोषित किए गए। नए विज्ञान मेले में गणित ट्रिक पर आधारित राइका रायवाला देहरादून की छात्रा पूनम महतो का प्रोजेक्ट सबसे बेहतर रहा। कार्यक्रम संयोजक मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के.एस. रावत ने बताया कि विज्ञान ड्रामा में पहले और दूसरे स्थान पर रही टीमें नेशनल में अपना हुनर दिखाएंगे। वहीं टीम प्रोजेक्ट में यूएस नगर, बागेश्वर और हल्द्वानी की टीमें अव्वल रहीं। खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में एपीजे कलाम राज्य विज्ञान गणित और पर्यावरण महोत्सव के समापन दिवस पर शनिवार को मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला रहे। उन्होंने प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों को देश का कर्णधार बताया। एमपीपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एनएस बनकोटी ने कहा कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञान महोत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। अतिथियों ने विभिन्न इवेंटों में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे बाल वैज्ञानिकों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया। एसबीआई की ओर से सभी बाल वैज्ञानिकों, कैंप और विजेताओं को ट्रैक सूट भी भेंट किए गए। निर्णायकों को स्मृति चिन्ह व खालसा स्कूल की गाइड टीम, एमपीवीजी कॉलेज हल्द्वानी के रोवर रेंजर और एचएन इंटेल कॉलेज के रेड क्रॉस स्वयं सेवकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पिथौरागढ़ भारत चीन सीमा पर सेना की राह जल्द आसान होगी। सीमा की जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है। निर्माण पूरा होने के बाद चीन सीमा तक महज 3 घंटे में पहुंच सकेंगी। अभी सुरक्षा एजेंसियों को अंतिम चौके में पहुंचने में 6 दिन तक लग जाते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ शून्य से -14 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी सड़क निर्माण कार्य में जुटा है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी से चीन सीमा पर मिलम तक 58 किलोमीटर सड़क का निर्माण साल 2009 से शुरू हुआ था। बीआरओ के अफसरों के मुताबिक 50 किलोमीटर का कार्य चुनौतीपूर्ण काम पूरा कर लिया चुका है। महज 8 किलोमीटर का निर्माण शेष है। बीआरओ के अफसरों के मुताबिक जुलाई 2024 तक लक्ष्य है। हालांकि इससे पहले ही काम पूरा होने की उम्मीद है। सीमा पर सड़क का निर्माण दोनों तरफ से चल रहा है। मुनस्यारी की तरफ से 21
किलोमीटर और चीन सीमा से सटे मिलम की तरफ से 29 किलोमीटर सड़क तैयार है। सड़क को लिंक करने के बीच के हिस्से में 8 किलोमीटर काम तेजी से चल रहा है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के प्रतिनिधि राजेश गुम्बर एवं भाजपा नेता सचिन बत्रा से मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 नामजद सहित 10 लोगों के खिलाफ 307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही एसएसपी के निर्देश में सीओ द्वारा तहसील प्रशासन से आरोपी के घर की पैमाइश भी कराई गई है। शुक्रवार शाम गदरपुर के मुख्य द्वार पर गल्फार कंपनी गड्ढे भरने का काम कर रही थी। भाजपा नेता सचिन बत्रा इसकी देखरेख कर रहे थे। सड़क निर्माण सामग्री गिरी होने के कारण सड़क से निकलने का रास्ता संकरा हो गया था। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों को सचिन बत्रा में मामले कहासुनी होगी। बाद में दोनों बाइक सवारों ने अन्य साथियों को बुलाकर सचिन बत्रा और विधायक अरविंद पांडे के प्रतिनिधि राजेश गुम्बर से मारपीट की। भाजपा नेता से मारपीट की सूचना पर रुद्रपुर से भाजपा विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौके में पहुंच गए और घटना के विरोध तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के गेट के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंचे एसएसपी मंजुनाथ टीसी के आश्वासन में भाजपा ने करीब 1 घंटे बाद जाम खोला। वहीं शनिवार को भाजपा के नेता सचिन बत्रा की तहरीर पर पुलिस ने पत्थरकुई निवासी शाहबाद, दिलशाद, जहांबाद, अशफाक व सरफराज समेत 5 अज्ञात के खिलाफ 307 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया है। पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। थानाध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि अन्य आरोपियों की पुलिस टीम तलाश में जुटी हुई है, उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर तहसील प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपी अशफाक के घर की नापजोख कराई जा चुकी है। यदि अवैध अतिक्रमण मिला तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की जाँच एसआई गौरव जोशी को सौंपी गई है। जांच पूर्ण होने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं एसएसपी के निर्देश पर सीओ द्वारा तहसील प्रशासन से मुख्य आरोपी अशफाक के घर की पैमाइश कराई गई है। एसडीएम के निर्देश पर तहसील से कानून को गरीबदास पटवारी दीपक वर्मा टीम के साथ ग्राम पत्थरकुई पहुंचे और आरोपी के घर के पैमाइश रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम को भेजी जाएगी। बागेश्वर डिपो के देहरादून के लिए चली पुलिस 25 यात्रियों को लेकर चली रोडवेज बस का तेल 24 किलोमीटर चलने के बाद ही खत्म हो गया। तेल समाप्त होने के बाद बस 2 घंटे खड़ी रही। बाद में परिचालक ने पंप खोलने के बाद 1500 रुपये का तेल भराकर बस को आगे बढ़ाया। ठंड के चलते 2 घंटे तक यात्री बस में ठिठुरते रहे। यात्रियों का कहना है कि बागेश्वर में डिपो बनने के बाद भी उन्हें कर्मचारियों की लापरवाही का शिकार होना पड़ रहा है। मालूम हो कि बागेश्वर डिपो की बस रोज सुबह 5 बजे देहरादून के लिए जाती है। दूर दराज से देहरादून जाने वाले लोग एक दिन पहले बागेश्वर आ जाते हैं। शनिवार के सुबह भी बागेश्वर से रोडवेज बस देहरादून के लिए चली, जिसमें 25 यात्री सवार थे। बस अभी 24 किलोमीटर चलकर गरुड़ पहुंची थी कि बस में तेल समाप्त हो गया, बस खड़ी हो गई। यात्रियों ने जब गाड़ी खड़े होने का कारण पूछा तो परिचालक ने तेल खत्म होने के बारे में बताया। पंप खुलने के बाद 1500 रुपये का तेल भराकर बस आगे बढ़ाया गया। हाईकोर्ट ने काशीपुर में ट्रांसपोर्टरों के वाहनों की फिटनेस का कार्य रुद्रपुर की एक निजी कंपनी को दिए जाने संबंधी परिवहन आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि आम लोगों की सहूलियत के लिए परिवहन वाहनों की फिटनेस और उनके सर्टिफिकेट काशीपुर के ARTO कार्यालय से जारी किए जाएं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को तिथि नियत की है। मामले में के अनुसार काशीपुर निवासी प्रवीण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परिवहन आयुक्त के आदेश को चुनौती दी। याचिका में कहा कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से 5 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर कहा कि काशीपुर और जसपुर के बड़े व छोटे ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस और सर्टिफिकेट अब रुद्रपुर स्थित लखनऊ के एक निजी कंपनी से ही जारी किए जाएंगे। इस ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर ATC को भी परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बिना टेंडर ठेका दे दिया, जो नियम विरुद्ध है। याचिका में कहा गया जब ARTO का कार्यालय काशीपुर में है तो उनके वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहीं से जारी किए जाएं। व्यवहारिक रूप से भी रुद्रपुर जाना असंभव है।